बैठक श्रृंखला की 9वीं बैठक में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लेखक और कवि सदानंद शाही जी से, उनके नए कविता संकलन संग तराश पर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, शुरुआत इससे करेंगे कि आपकी कविता लिखने की शुरुआत कैसे हुई और पहली कविता जो आपने लिखी वो किन परिस्थितियों में लिखी थी? देखिए, एक तो मैं विधिवत कवि नहीं हूँ, कविताएं लिखता हूँ। पहली कविता एक बहुत मज़ेदार प्रसंग है और तब मुझे मालूम भी नहीं था कि जो लिख रहा हूँ वो कविता है। हमारे संयुक्त परिवार में हम लोग रहते थे, तो हमारे चाचा जी थे और बहुत ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्हें वो एकदम जिसको कहते हैं मानव द्वेषी, तो वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण चरित्र हमारे जीवन के हैं। तो काफ़ी हमारे जीवन को नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है। तो वो बहाने खोजा करते थे बच्चों को मारने के लिए और बहुत क्रूरतापूर्वक मारते थे। तो एक बार मैं अपने ननिहाल में था गर्मी की छुट्टियों में, तो चाचा जी का हम लोग मजाक बना रहे थे। तो उनका मजाक बनाते बनाते हमने 3-4-6 पंक्तियां लिखी और तुकबंदी जैसी थी वो। तो हमारे एक मेरे भाई थे, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने क्या किया कि उस राइम को पोस्टर बना के खूब बढ़िया और दीवार पर टांग दिया। और दीवार पर आज टांगा हुआ, कल चाचा जी आ गए। ननिहाल में थे, रिश्तेदारी में थे, मारपीट तो नहीं कर सकते थे। धीरे से उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम लिखे हो? तो हमने कहा नहीं, ये तो भाई ने लिखा है। कहा नहीं, उसने तो राइटिंग उसकी है, ये लिखा तुम्हारा है। तो अब वो समझ गए, तो बहुत हमने उस पर बात नहीं की। लेकिन उसके बाद हुआ ये, चाचा जी ने मारपीट करना छोड़ दिया। तो मुझे लगा कि ये जो शब्दों में जो से खेलने की एक प्रक्रिया है, ये बहुत फलदायी है। और मैं समझता हूँ कि उस समय क्या उम्र रही होगी हमारी, 11-12 साल के रहे होंगे। तो पहली घटना यही याद आ रही है कि कविता जैसी कोई चीज़ जो लिखी थी हमने, जो कहीं छपी नहीं सिवाय उस पोस्टर के। हाँ। तो सर, मतलब आपकी कविता लिखने की प्रेरणा तो क्रूरता से शुरू हुई। क्रूरता के प्रतिकार से। तो अब इस जो नए कविता संग्रह है सर, इसके बारे में बताइए कि इसमें किस तरह की कविताएं हैं? एक तो मैं ये कह दूं कि इस संग्रह का पूरा नाम जो है वो थोड़ा लंबा है। संगतरास, और जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य होने से पहले मौजूद था। तो पूरा संग्रह का नाम ये है। और इसमें भी एक खास तरह की क्रूरता का एक मनोविज्ञान काम कर रहा है। मैं बनारस जब आया, उस समय हवा में एक बात थी। बनारस के एक मूर्ति शिल्पी गायब हो गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से गायब हुए। वो दृश्य कला संकाय के उस समय डीन थे। देश नहीं, दुनिया में मूर्ति शिल्पी के रूप में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वो गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चला, न उनके मरने की खबर आई। तो मुझे लगता है कि एक जो बनारस शहर है,
इसके कई रूप हैं और इसको हम बहुत सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं और बहुत पुराना शहर है और कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है जो, लेकिन इसमें भी कई तरह की क्रूरताएं हमको दिखाई पड़ती हैं। प्रकट रूप से हम उसकी जो एक सांस्कृतिक छवि बनाई गई है, कुछ बनाई गई है, कुछ है भी, उसके ही इर्द गिर्द हम बनारस को देखते हैं, लेकिन बनारस के भीतर जो क्रूरताएं हैं उन पर हमारी निगाह कम जाती है। पहली कविता अब जिस पर ये संग्रह का नाम है संगतरास, जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य होने के पहले मौजूद था, तो वो एक जीता जागता आदमी जो मौजूद था और गायब हो गया। ऐसी संस्कृति, एक ऐसा शहर अपनी सांस्कृतिक गरिमा के साथ और वैभव के साथ और प्रसिद्धि के साथ पूरी दुनिया में चर्चा में है, उसके भीतर देखें तो ऐसी क्रूरताएं मौजूद हैं, हिंसक क्रूरताएं मौजूद हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। उनकी छवियां आपको संग्रह की कविताओं में दिखाई पड़ेंगी। सर, लिखने के क्रम में आपको क्या लगता है कि गद्य लेखन में और मतलब कविता लिखने में और सामान्य जो कहानी किताबें पढ़ते हैं उनमें क्या मुख्य फर्क रहता है लिखने के क्रम में और एज अ पाठक भी? मतलब लिखने और पढ़ने में क्या फर्क? हाँ, ये सवाल सर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 200-300 साल पहले अगर हम लोग देखते हैं तो जो भी हम लोग के यहाँ लिटरेचर बनाया जा रहा था वो सब कविता के माध्यम से ही बनाया जा रहा था। हाँ। फिर आज के दौर में हम देखते हैं कि ये उलट गया है, कविताओं की जगह गद्य ने ले लिया। तो बिल्कुल ठीक आपने ऑब्जर्व किया है कि हमारे देश में तो हाल तक गद्य था ही नहीं। बहुत हाल की घटना है गद्य का होना, और ज्ञान की अलग अलग शाखाओं की किताबें भी कविता के रूप में ही लिखी जाती थी। यानी कि आयुर्वेद की किताबें भी आपको कविता में मिलेंगी और भैषज विज्ञान की किताबें भी कविता में मिलेंगी। ये जो नीति और कानून की किताबें भी। मुख्य रूप से देखें तो गद्य में एक विचारपरकता होती है और जीवन के घमासान जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे ही गद्य का अवतरण हुआ है। और ख़ास तौर से जो हिंदी की बात करें तो 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में स्वाधीनता आंदोलन और उसके पहले जो एक भारत की पहचान को लेकर के जो एक विचार शुरू हुआ, उसके लिए गद्य का विकास हुआ। कविता मुख्य रूप से हमारी एक जीवन यथार्थ पर एक भावात्मक प्रतिक्रिया होती है और कविता को मनुष्यता की मातृभाषा कहा गया है। मनुष्य अपनी दुख को, अपनी वेदना को, अपने आनंद को, अपनी अनुभूतियों को संगीत और कविता के माध्यम से उसने व्यक्त करना शुरू किया। तो जीवन में जब तक ऐसी एक सरलता रही तो कविता से काम चलता रहा। जब जीवन के कुछ घमासान बढ़ गए और उसमें विचारों की ज़रूरत पड़ी, ऐसा नहीं है कि कविताओं में विचार नहीं है, कविताओं में भी विचार है, लेकिन एक तफसील से उसको
समझाने और एक बड़े समूह तक पहुंचाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उसी के साथ गद्य का विकास हुआ। और गद्य में एक खास तरह की तीव्रतात्मकता होती है, यानी केवल वैचारिक गद्य नहीं, जो कथात्मक गद्य लिखे गए और जिस गद्य रचना ने महाकाव्य और काव्य को एक तरह से पीछे ढकेलते हुए और उपन्यास और कहानियां आई, इनकी भी एक परंपरा अपने यहाँ रही है। तो उसमें एक जीवन के बड़े वृत्त को समेटने और व्यक्त करने की क्षमता थी, और उसी क्षमता के साथ कहानियां आई। लेकिन भाई कविता की जो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक भावनात्मक जो प्रतिक्रिया के रूप में कविता आती है, तो वो चीज़ अब भी बनी हुई है। और कुल मिलाकर हमारे समाज में भी और दुनिया भर के समाज में कविता को लेकर के, एक कविता की विशेषता को लेकर के एक अलग सा भाव बना हुआ है। और हमारे समाज में अभी भी कविताएं लिखी जा रही हैं और अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं। इसके साथ सर फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि अपनी इस संकलन से 2 कविताएं हैं। एक कविता है रहम कीजिए। जिन्होंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया उन पर रहम कीजिए। जिन्होंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया उन पर रहम कीजिए। रहम उन पर भी कीजिए जिन्हें किसी का प्रेम नहीं मिला। प्रेम की दुनिया में जिनका दाखिला ही नहीं हुआ, जो नहीं जान सके फूल पर कुर्बान होने से भंवरे को क्या मिलता है। जो नहीं जान सके हराती हुई समुंदर की ओर भागती नदियों का दर्द, उन पर रहम कीजिए। जिन तक नहीं पहुंचती फूलों की खुशबू, जिन्हें नहीं सुनाई पड़ती आसमान में उड़ती चिड़िया की आवाज़, खरगोश की मखमली छुअन से जो नहीं होते रोमांचित, जिन्हें कलियों का खिलना नहीं दिखाई देता, जो नहीं जानते कुहरे का स्वाद, उन्हें रहम की सख्त जरूरत है। जिन्होंने अपने से बेहतर कोई दूसरी शक्ल देखी ही नहीं, जो नहीं निकल पाए अपनी आवाज के जादू से बाहर, उनकी गरीबी पर रहम कीजिए। थोड़ा थोड़ा खुद पर, थोड़ा थोड़ा इस दुनिया पर रहम कीजिए। इस दुनिया को रहम की सख्त ज़रूरत है। जितने शहंशाह हैं, जो इस दुनिया के बादशाह हैं, जिन्हें अपनी भूख से बड़ी भूख दिखाई नहीं देती, वे सब के सब रहम के तलबगार हैं। उन पर रहम कीजिए। अच्छा, हिंदी कविता के वर्तमान परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई एक नया आंदोलन या प्रवृत्ति उभर रही है हिंदी कविता? जब पूछने का मतलब है कि किस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, किस तरह की कविताएं ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं। ये हुआ है कि पिछले 20-25 वर्षों में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का एक नतीजा तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि पहले जो आंदोलनबद्ध कविताएं लिखी जाती थीं और किसी विचार से जुड़कर लिखी जाती थीं, उनका जमाना एक तरह से पीछे छूट गया है। नई कविताएं जो लिखी जा रही हैं और नई पीढ़ी जो लिख रही है, उसमें जीवन के यथार्थ को देखने का, खुली आंखों से देखने का एक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। उसको आंदोलन तो नहीं कह सकते हैं, हालांकि हिंदी कविता का इतिहास एक तरह से आंदोलनों का इतिहास है।
क्योंकि हिंदी समाज जो है बहुत सारी जटिलताओं से बना हुआ समाज है, और इस समाज को हाल के हमारे इतिहास में वो ठीक रेनेसां तो नहीं कह सकते, नवजागरण और पुनर्जागरण, सांस्कृतिक जागरण वगैरह कहा गया हिंदी में। ऐसे जागरणों की जरूरत हिंदी समाज को बार बार पड़ती है। यहाँ एक जो पुरानी सभ्यता है, जैसे पुराना घर हो, बहुत पुराने घर में जब हम रहते हैं तो चाहे जितना आलीशान घर हो, उसमें कुछ न कुछ मरम्मत की, सुधार की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है कि जो छोटे छोटे रोशनदान लगे हैं और जिसमें से हवा नहीं आ रही है तो खिड़की लगाई जाए, जरूरत के हिसाब से दरवाजे खोले जाएं। तो पुराने समाजों की एक दिक्कत होती है, और हमारा भाई हम खुद ही दावा करते हैं, और बहुत हद तक सही है कि हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता हैं। तो इस समाज के भीतर की जो कविता होगी उसमें समय समय पर आंदोलन की अनुगूंजें सुनाई पड़ेगी, सुनाई पड़ती रहनी चाहिए। एक समय में इसी बनारस में कबीर और रैदास जैसे कवि आए और उन्होंने हिंदी कविता को एक बहुत ही व्यापक जमीन दी, और लंबे समय तक भक्ति, देखिए कविता करती क्या है, भक्ति आंदोलन ने क्या किया। जब समाज पुराना होता है और उसकी सामाजिक संरचनाएं पुरानी हो जाती हैं तो मनुष्य की हैसियत उसमें कम हो जाती है। कविता यही करती है कि मनुष्य की हैसियत को दोबारा बहाल करती है, आदमकद बनाती है। भक्ति काल का तो एक तरह से नारा ही था कि सबार ऊपर मानुषात अबार की छुनाई। मनुष्य सबसे बड़ा है, उससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। तो कबीर, रैदास आदि कवियों ने मिलकर के, और भक्ति काल के और कवियों ने भी मिलकर के कविता में एक आंदोलन, फिर बहुत आगे आए तो एक प्रगतिशील आंदोलन शुरू हुआ। उसने भी एक समावेशी स्वरूप दिखाया। लेकिन ये पिछले 20-30 साल से जो हमारे समाज की संरचना में एक नया बदलाव आया है, नए तरह का उपभोक्तावाद आया है, यंत्र की, तकनीक की जीवन में दखल ज़्यादा बढ़ी है, और उस दखल से मनुष्य एक बार और उस तकनीक के सामने, उस यांत्रिकी के सामने, एक जो नई अर्थ रचना आई है उस अर्थ रचना और चमक दमक के सामने मनुष्य की सत्ता फिर छोटी हुई। तो हिंदी में एक नए तरह के काव्य आंदोलन की जरूरत तो है। अब वो कोई आंदोलन वहाँ सोच समझकर चलाया नहीं जा सकता। जो नए कवि आ रहे हैं हमारे, और उनकी कविताओं में एक नई जो दृष्टि दिखाई दे रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसके गर्भ से कोई एक नया आंदोलनात्मक स्वरूप पैदा होगा, और वह दोबारा मनुष्य को प्रतिष्ठित करेगा। जो लोग कविता लिखना शुरू करना चाहते हैं पर हिचक है उनके अंदर, तो उनको आपकी क्या सलाह होगी? कौन सा कोई ऐसा अभ्यास जिसने आपकी मदद की, या कोई ऐसी पुस्तक जिसने आपकी जो है वो कविता लिखने में मदद की आपकी? एक दो आपके इस प्रश्न से सहसा मुझे 12वीं शताब्दी के एक कवि की याद आ रही है। 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा के एक कवि हुए अब्दुल रहमान। तो वो कहते हैं कि जा जस कब सत्ती सा तेण अलज ऋण भड़ी अब्बा,
जय चौमुहेण भड़ियम ता शेषा माँ भड़ी जंतु। जिसके पास जितनी काव्य क्षमता है उसके हिसाब से उसे कविता लिखनी या कहनी चाहिए। पहले लिखने का विधान तो था नहीं, कहते थे कविता। तो जितनी काव्य क्षमता है उसके हिसाब से उसे कविता लिखनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो बहुत, और मैं तो कहता हूं कि हिंदी कविता में साधारण के पक्ष में इतनी मजबूत ढंग से बात रखने वाला वो पहला कवि है कि यदि ब्रह्मा कविता लिखते हैं तो बाकी लोग न लिखें। तीनों लोकों में प्रसिद्ध नदी गंगा बहती है तो बाकी नदियां न बहें। ये तालाब में कमल का फूल खिलता है और बड़ा सुंदर लगता है, तो एक गरीब आदमी की झोपड़ी पर लौकी की लता जो चढ़ती है और उसका जो फूल खिलता है वो न खिले। तो एक बात तो ये है कि कविता लिखने की, ये देखिए, ये भाषा जो है मनुष्य के लिए, मनुष्य की एक विशेषता है। और आज के समय में, जिस समय में हम हैं, सबसे ज्यादा संकट में भाषा ही है। मैं समझता हूं कि हिंदी भाषा के इतिहास में, सामाजिक विमर्श में जो हिंदी भाषा इस्तेमाल की जा रही है, इतना दुर्दिन उसका कभी नहीं आया था। कविता क्या करती है? कविता भी एक तरह से भाषा की एक तरह से भाषा की खेती करती है और भाषा को उसके सुंदर रूप में ले आते हैं। तो जिसके पास जितनी क्षमता है उसको कविता लिखनी चाहिए और भाषा की उदात्तता और श्रेष्ठता और सहजता को बनाए रखने में अपना योगदान करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने केवल मनुष्य को यह भाषा दी है। तो भाषा जितनी ही उदात्त होगी, हमारी जो मनुष्यता है वो उतनी ही स्थापित होगी, उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए जो नए कविता लिख रहे हैं, एक तो वो बिना हिचक के लिखें एक बार, और लिखने के साथ साथ जरूरी है कि जो इतिहास में कविताएं लिखी गई हैं, हमसे पहले के लोगों ने जो लिखा है, हमारे साथ के लोग जो लिख रहे हैं, हमारे बाद के लोग भी जो लिख रहे हैं, उनको पढ़ें। यही तरीका है। जैसे तैरना, आप जो है, आप तो तैरना सीखने जाते हैं या तैरते हैं, तो पानी में उतरे बिना तैरा नहीं जा सकता। वैसे ही लिखने की दुनिया में आए बिना बाहर से कोई ऐसी तकनीक हम सीख करके कि ये सब सीख लेंगे तो लिखना आ जाएगा, ये संभव नहीं। ऐसे सर, बात क्रम में एक बात बस ये जोड़ना चाहेंगे कि आज के दौर में भाषा पे एक और बहुत बड़ा संकट एआई का भी है, क्योंकि प्रकृति ने बाकी जानवरों के मुकाबले मानव को तो भाषा दी थी, पर मानव ने वो भाषा जो है वो एआई को भी दे दी है। तो ये एआई का एक वास्तविकता में एक बहुत बड़ा संकट है, जिसपे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके बारे में बात नहीं करते हैं। खैर, देखिए, एक जो सभ्यतागत संकट की बात हमने की थी, एक चीज ये है कि मनुष्य के रूप में हमारे पास तो बुद्धि मिली है और भाषा मिली है,
और उसके साथ 2 हाथ पैर, कर्मेंद्रियां जिसको हम कहते हैं। सभ्यता का विकास इस तरह से हुआ है कि हमने शारीरिक या भौतिक सुख की खोज में हमने जो यात्रा शुरू की और बहुत सारी अपनी स्वतंत्रता को मशीनों के हवाले कर दिया, और शारीरिक श्रम के महत्व को हम उसी सभ्यता के अनुगमन में शारीरिक श्रम की महत्ता को हम भुलाते चले गए हैं या वो उसको पीछे करते चले गए हैं, और ये बहुत खतरनाक है। इसको हे दृष्टि से भी देखा गया, हे दृष्टि से भी देखा गया समाज में। तो भारतीय समाज की सबसे बड़ी दिक्कतों में एक दिक्कत ये है जिसमें शारीरिक श्रम को हीन करके देखा जाता है, और उस श्रम से बचने के लिए हम जो उपाय खोजते हैं, कई बार उन्हीं उपायों में जो मनुष्यता के सामने संकट आ रहा है वो उन उपायों का परिणाम है। तो एक बार जो सभ्यता की विकास यात्रा है, विकास शब्द बहुत खतरनाक शब्द हो गया है, बल्कि व्यर्थ शब्द हो गया है, प्रगति इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रगति मैं उसकी जगह बल्कि हमारे हिंदी के जो पुरखे रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने भारतवर्षोन्नति कैसे हो ये बात कही थी कि भारत की उन्नति कैसे हो। थोड़े दिन के लिए हमको विकास शब्द का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये निरर्थक और भ्रामक शब्द बन करके रह गया है। और कविता यही काम करती है कि एक शब्द जो चुक गया है अति प्रयोग से या गलत प्रयोग से, तो उसका एक नया विन्यास करके नए अर्थ पैदा करती है। तो यही। अब सर अंत में मेरी इस संग्रह से जो मेरी एक पसंदीदा कविता है उस पर अनुरोध करेंगे कि आप उसका पाठ करें। मजली मामी करके एक कविता लिखी है आपने शीर्षक के साथ, तो देखिए उसका पाठ करें। मेरा ख्याल है कि वो इस संग्रह में कुछ कविताएं बहुत लंबी हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है दूसरी सबसे लंबी कविता है। तो अगर धैर्य है सुनने का तो मैं पढ़ता हूँ। मझली मामी। वे जब ब्याह कर आई थीं तब हम छोटे बच्चे थे। वे बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि उस बचपन में वे हमें मैदे के लोई की तरह लगती। वे बेहद खूबसूरत थीं, इतनी कि उस बचपन में वे हमें मैदे के लोई की तरह लगती, गोरी, चिट्टी और मुलायम, छू दो तो मैली हो जाएं। बाद में समझ में आया कि नहीं, वे ताजे सेब की तरह थीं, छू दो तो रस निकल आए। वे पढ़ी लिखी नहीं थीं, सहराती भी नहीं थीं। हमारी तब की दुनिया में सहराती औरतें थी भी नहीं। न पढ़ी लिखी औरतों से हमारा पाला पड़ा था, लेकिन अपनी देहाती धज में वे यूं चलती जैसे सीधे पल्ले की साड़ी पहने चांद आ जा रहा हो। उनके सौंदर्य की सहजता से हम सब अभिभूत थे। इसी बीच एक एक कर 4 बच्चों को जन्म दिया, बेटे 2, बेटियां 2, एक से एक सुंदर। उनके सौंदर्य की आभा में चलता रहा मेरे ननिहाल का जीवन। उनका खुद का जीवन जैसा बीता, उसे बहुत अच्छा या अच्छा नहीं कह सकते। पति अपनी असफल महत्वाकांक्षाओं के दाग शराब से धोकर साफ करने लगे।
खेत बिके, मान सम्मान बिका, मनहूसियत ने घर में घर कर लिया। वे उन बातों के लिए ताने सुनती रहीं जिनसे उनका वास्ता नहीं था। सब देखती रहीं, सब सुनती रहीं, सब बीतता रहा, सब बीतने दिया। बहुत कोशिश की कि पति सुधर जाएं, शराब छोड़ दें। चुपके चुपके ओझा सोखा, झाड़ फूक, दवा बीरो सब करती रहीं। वे कोई पूजा पाठी नहीं थीं, लेकिन उनके भी अपने भगवान थे जिनसे वे सुख दुख बतियाती, कहती और कुछ नहीं, बस ये पहले जैसे हो जाएं। लेकिन सब बेकार। जिनको पहले जैसा होना था वे नहीं हुए पहले जैसे। पति की दुनिया अपने ढंग से चलती रही और उस चलते हुए के साथ घिसटता रहा उनका अपना जीवन। आखिर एक दिन आया जब पति ने शराब छोड़ दी, पर बहुत देर से आया। इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि पतिदेव ने दुनिया से शराब की हस्ती मिटा देने का जो बीड़ा उठाया था उसे उठा लिया बड़े बेटे ने। अब तक जो झाड़ फूंक पति के लिए होती रही वही होने लगी बेटे के लिए। फर्क इतना था कि अब पति भी शामिल थे इस अभियान में। लेकिन यह कोशिश भी बेकार जानी थी, गई। जहरीली शराब ने एक दिन बड़े बेटे के गोरे शरीर को नीला और ठंडा कर दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी। पिता और बड़े भाई के अधूरे काम को पूरा करने के लिए छोटा बेटा सामने आया और बहुत जल्दी वह भी जहरीली शराब का शिकार हुआ। इस तरह उजड़ती गई उनकी दुनिया और वे इस उजाड़ की गवाह बनी रहीं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी यह बीहड़ उजाड़ उनके सौंदर्य को नहीं उजाड़ पाया। उनके नितांत खाली हाथों और खाली जीवन में एक सरल मुस्कान बची हुई थी। उनके नितांत खाली हाथों और खाली जीवन में एक सरल मुस्कान बची हुई थी, सौंदर्य की मध्यम रोशनी बिखेरती। इसी से वे सभी अभावों, सभी विपत्तियों का करती रहीं सामना। एक बार कभी उनसे कहा था, जितनी सुंदर हैं आप उतनी ही सुंदर है आपकी मुस्कान भी। उनके चेहरे पर उतर आई एक करुण मुस्कान। दीर्घ निश्वास के साथ उनका यह वाक्य कि भाग्य नहीं था सुंदर स्मृति में कहीं टक गया। न विपत्तियों का सिलसिला थमा, न उनका सामने करने वाली वह मुस्कान कम हुई। जो कुछ बाकी बचा था उसे अब होना था। एक दिन उनकी जुबान पर एक फुंसी निकल आई और देखते देखते कैंसर में बदल गई। इलाज शुरू हुआ। लगातार कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की कष्टप्रद प्रक्रिया, दर्द का इलाज का दर्द। मर्ज बढ़ता ही गया। ज्यों-ज्यों दवा की, इस बेइंतहा दर्द के बीच लगातार बनी रही उनकी मुस्कुराहट। न गिला न शिकवा, बस मुस्कुरा देना। बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच गई थी। कहते हैं एक रात वे चुपके से उठी और देर तक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी काजल लगाती रही। अपनी सुंदर आंखों को काजल से सजाना उन्हें बेहद पसंद था। वे आखिरी सांस तक लगाती रहीं काजल। पानी और काजल के अलावा कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं था उनके पास और न ही जरूरत थी। मृत्यु तेजी से करीब आ रही थी। चेहरा काला पड़ गया था। सारे जीवन का काजल
चेहरे में उतर आया था। पहले उनके चेहरे से सुंदरता गई, फिर वे गईं। जब वे गईं, उनके बिस्तर पर दो ही चीजें छूट गई थीं, एक छोटा सा कजरौटा और एक करुण सी मुस्कान। जब वे ले जाई गई अंतिम यात्रा के लिए छोटी गंडक के किनारे, साथ साथ चली जा रही थी वह करुण मुस्कान। उनके मृत्यु भोज के लिए सफेद कागज पर शोक संदेश मिला। तब जाकर मालूम हुआ, जिन्हें हम मझली मामी नाम से जानते आए हैं, उनका नाम प्रीति बाला था।